की राजनीति के एक सही और राजनीति की शुचिता का नाम रविंद्र सिंह भाटी है। और रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर से, जैसलमेर, बालोतरा से ही नहीं लड़ रहा है। रविंद्र सिंह भाटी हर युवा के दिल में भी लड़ रहा है। हर युवा उसमें अपनी होप देख रहा है। हर माता और बहन उसके अंदर एक नई राजनीति की शुरुआत देख रही है। और इसीलिए रविंद्र भाटी आज मोदी जी से बड़ा स्टार बना हुआ है। अभिमन्यु को घेरने के लिए 9 महारथी गए थे, यहां 10 महारथी पहुंच गए। गिनाऊं या पता है? भाई मोदी जी हैं, सीएम साहब हैं, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अमित शाह जी हैं, कंगना रनौत है, खली हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी द्रोणाचार्य के रूप में वहां पहुंच गए हैं, आपके राजेंद्र राठौड़ खुद पहुंच गए, आपके ये पहुंच गए योगी जी, और ये इनका नाम जो हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, 10-10 महारथी घेर रहे हैं उनको। पर वो अभिमन्यु नहीं है, गलतफहमी, वो कृष्ण है। ये इस गलतफहमी में कि गिर जाए, वो तो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का वंशधर है, वो भाटी है, वो गिरेगा इनसे। वो सारे चक्रव्यूहों को एक सुदर्शन से, क्या सुदर्शन है उसके पास? लाठा रहे हो, ये सुदर्शन है। मोटियार हो, डरो मत, लाठा रहो, मजबूती रखो, और लड़ाई मोटी है, लंबी चलेगी। बस इसी सुदर्शन चक्र से वो सारा सब काटा हुआ है। अगर कल को बीजेपी कहे उनको कोई अच्छा मंत्री पद दे तो वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं क्या? ये सब चीजें बहुत बाद की हैं। कल को बीजेपी कहे उनको प्रधानमंत्री बनो तो क्या बुराई है उसमें शामिल होने के लिए? रविंद्र भाटी अपने लक्ष्य को लेकर चल रहा है। उस लक्ष्य की पूर्ति यदि उनके मंत्री बनने से होगी तो करेगा, उनके विपक्ष में बैठने से होगी तो करेगा। रविंद्र भाटी खुद इतनी अच्छी सोच के व्यक्ति हैं कि अपने को कयास लगाने की जरूरत क्या है इन चीजों की। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्सू टीवी। नेक्सू टीवी में दोस्तों आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान है। आज हमारे साथ हैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका जी। नरूका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय रघुनाथ, जय रघुनाथ। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, पूरे देश में एक विवाद छिड़ा हुआ है। वो छोटा सा विवाद था एक, लेकिन वो जो शिगुफा था वो पूरे देश में फूट चुका है। अब चर्चा ये हो रही है कि क्या ये आने वाला जो चुनाव चल रहा है और आने वाला जो मतदान होगा उसमें कुछ पार्टियों को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, किसी को कुछ फायदा होने वाला है। मुद्दा यह है कि गुजरात में एक बीजेपी कैंडिडेट है रूपाला, उन्होंने कुछ कहा क्षत्रिय समाज के लिए और क्षत्रिय समाज उससे नाराज हो गया। अब ये पूरे देश में चल रहा है, अलग अलग जगह क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज विरोध कर रहा है उस बात को लेकर। उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। नरूका साहब, सबसे पहला सवाल यही है कि क्या जो ये छोटा सा विवाद था इतना बड़ा होना चाहिए था? ये मान, सम्मान, स्वाभिमान, ये राजेश जी छोटा नहीं होता है। हमारे पास 1947 के बाद केवल यदि एक चीज बची है, वो हमारा स्वाभिमान है, वो हमारी आन बान शान है। और हमने बहुत सहा है। जब 47 से लेकर कांग्रेस सरकार थी, वामपंथियों की चलती थी, वो हमें गाली दिया करते थे और वो लगातार हमारे समाज को निशाने पर रखा जाता था। हमें सामंत जो शब्द, एक व्यवस्था थी, उस शब्द के जरिए जमकर गाली दी जाती, अपमानित किया जाता था, लांछित किया जाता था। उस अपमान को, लांछन को सहते हुए हमने हमारे घरों में, परिवारों में एक विकल्प तैयार किया था। मुझे गर्व है कि जिस आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की आज बात की जाती है, वो मेरे घर में ठाकुर साहब रघुवीर सिंह जी नरूका जावली के जावली हाउस अलवर में पहला ओटीसी शिविर उस आरएसएस का लगा था। उसमें आदरणीय वाजपेयी जी, आडवाणी जी, ये सब साधारण स्वयंसेवक थे, गुरुजी शिविर प्रमुख थे। वो हमारे घरों में पैदा हुआ पौधा जिसे हमने आम समझकर लगाया था, आज नागफणी का पौधा पैदा हुआ और वो अब हमारे परिवार, हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारे सम्मान, संस्कारों को लांछित कर रहा है। और आप कह रहे हैं कि छोटा सा विवाद है। अगर रूपाला वहां, या रूपाला को वहां एक चुनाव में टिकट नहीं दिया जाता तो ये खत्म नहीं हो सकता था विवाद? ये तो आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए। हमारे गुजरात के क्षत्रिय शायद भारत के सभी क्षत्रियों में सबसे ज्यादा धैर्यवान हैं।
2014 से उनके टिकट नहीं मिल रहे हैं, कोई प्रतिनिधित्व नहीं है उनका लोकसभा में। विधानसभा में लगातार प्रतिनिधित्व गिराए गए, जबकि 7 से 8 एमपी हुआ करते थे वहां से। उसके बावजूद उन्होंने धैर्य रखा कि कोई बात नहीं, प्रतिनिधित्व है, जनता है, जनता के साथ रहो। उसके बावजूद क्या अब उनको अपमानित भी करेंगे और अपमान सहन कर लेंगे? वो जौहर करने वाली संसार में केवल मात्र एक जाति है जो अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए और शत्रु को हार कर भी न हार मानने वाले, शत्रु से हार कर भी हार ना मानने वाली जाति, जलती और खौलती अग्नि में जिनकी ललनाएं कूद जाती हों, उनके लिए पुरुषोत्तम रूपाला कहता है कि एने बेटी रोटी का व्यवहार कर लिया। ये छोटी बात नहीं है राजेश जी। और पुरुषोत्तम रूपाला ही नहीं, अब तो ये भारतीय जनता पार्टी की ऑथेंटिक नीति मानी जा रही है, क्योंकि रूपाला, मैं इसी पे ही आना चाह रहा था कि क्या रूपाला को टिकट देना विरोध के बावजूद, क्या बीजेपी की जो थिंक टैंक है क्या वो इन्वॉल्व हो गई है इसमें? हाँ, एक्चुअल में क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये लोग परेशान हैं क्षत्रियों के आभा मंडल से, और 1947 से इस नीति पर कांग्रेस चली कि क्षत्रित्व और क्षत्रिय समाज को जितना दबाया जाए दबा लिया जाए। आज 75 वर्ष से 77 वर्ष हो गए, हमारे पास कहीं किसी सुई की नोक के बराबर धरती पर भी शासन नहीं है, लेकिन आज भी ये उस व्यवस्था को गाली देते हैं जिस व्यवस्था को इनकी 3 पीढ़ी ने देखा भी नहीं। जो हमने रक्त से हमारी ललनाओं को अग्नि में कूद होने के बाद इतिहास बनाया, उसको ये लोग कलंकित करते हैं, ये विकृत करते हैं, और उसके बावजूद अपेक्षा यह की जाती है कि हम शांति से बैठे रहें। झूठे नारे, कभी राष्ट्रवाद का नारा, कभी हिंदुत्ववाद का नारा, और इनके झंडे हमारे बच्चे उठाते हैं। इनकी जितनी भी आज तक की जो चढ़ाई है, तरक्की है, इसमें मेरे समाज का हाथ है। अच्छा, एक देखिए, ये चर्चाएं नहीं है, ये सच्चाई है कि सबसे ज्यादा बड़ा राष्ट्रवादी जो कोई भी रहा है वो क्षत्रिय समाज रहा है। राष्ट्रवाद की चरम सीमाएं हम, राष्ट्रवाद का पैमाना है हमने राष्ट्रवाद ये सिखाएंगे जिन्हें ये नहीं पता राष्ट्र होता क्या है। झोला उठाए, इधर से उधर चल दिए, उधर से उधर चल दिए। मिट्टी के लिए तो हम लड़ते आए हैं, तब राजपूत कहलाए हैं, ऐसे नहीं कहलाए। हम हमारी आन बान शान के लिए एक एक रक्त की बूंद और एक एक बच्चे को कुर्बान करने वाले हैं। याद करो आप 1303 का वो जौहर जब खिलजी छड़ाया था, तब रानी पद्मनी ने 16,000 छत्राणियों के साथ उस चित्तौड़गढ़ के अंदर जौहर किया। हमारा जो आज बच्चा पैदा हुआ है उसे लेकर छत्राणी आग में कूद गई, और हमें ये राष्ट्रवाद सिखाएंगे, मिट्टी का मोल हमें सिखाएंगे। हमारा तो नाम ही राजपूत इस वजह से पड़ा है कि इस रज की हमने रक्षा की है। हमने इस धरती के लिए एक दो व्यक्ति नहीं, पीढ़ी की पीढ़ी कुर्बान की है। घोड़े की पीठ पर पैदा हुए और घोड़े की पीठ पर ही मर गए। घोड़े की पीठ पर ही हमने भाले की अणी से रोटी सेकी है और खाई है, और आज ही हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे जिन्हें कल परसों पता चला है राष्ट्र का नाम क्या है। राष्ट्रवाद की बात कम से कम भारतीय जनता पार्टी क्षत्रियों से नहीं करे। राष्ट्रवाद की बात ये ध्यान रहे, इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो सामना है वो किसी कांग्रेस जैसी कुकर्मी पार्टी के साथ नहीं है, किसी मुसलमान जैसी जाति के साथ नहीं है कि जिससे कह देंगे कि इनकी निष्ठा मक्का और मदीना में है। ये क्षत्रियों के साथ है, जिनकी प्रतीक चिन्हों को लेकर ये यहां तक पहुंचे हैं, जिनके पूर्वजों का नाम लेकर ये यहां तक पहुंचे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जौहर को लेकर मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि अरे जौहर करने की क्या जरूरत थी, वहां उस वक्त जो महिलाएं जल गई वो तो एक बेकार चीज थी। आपको ये याद है क्या, कभी क्षत्रियों ने किसी जगह कहीं भी किसी भी टाइम अपनी बच्चों को यह कहा हो कि जाकर तुम जल जाओ? इन्हें ज्ञान नहीं है। जौहर इज ऑलवेज फॉलोड बाय साका। साका होता है पहले, ये जो केसरिया सापा है ना, जिसको अपमानित किया था भारतीय जनता पार्टी ने अहमदाबाद में मेरे छोटे भाई राज शेखावत के सिर से गिराकर, इस केसरिया को पहनकर और कशुंबा पीकर बाहर निकल के जाते थे कि शत्रु को मार कर आएंगे या मर कर आएंगे। और जब आखिरी टुकड़ी हमारी मारी जाती थी तब हमारी छत्राणी जौहर कर जाती थी, और जहां हार निश्चित होती थी कि हारना तो है ही, हम वहां जाकर मरेंगे, तुम यहां जाकर अपना जौहर करो, तब जौहर पहले भी हो जाता था और वो तिलक कर करके जौहर करती थी। हंसते हुए अग्नि में कूदना
आत्महत्या है क्या? ऐसे तो कल को कोई कहेगा कि युद्ध भूमि में जब शत्रु की तोप के सामने सैनिक जाता है तो वो तो आत्महत्या कर लेता है। ये कैसे लोगों से पाला पड़ा है हमारा, जिनके घर की महिलाएं रोज बदलती शौहर, वो सिखाएंगे हमको क्या होता है जौहर। अब ये सिखाएंगे हमें जौहर क्या होता है, ये कल्पना तक नहीं कर सकते। आप जो बात कह रहे हो मेरा दर्द है, रुए खड़े हो रहे हैं मेरे, और मुझे अंदर से ये फील हो रहा है कि वो क्या रहा होगा। लेकिन वो यही मंजर रहा होगा जो अभी है, कि रूपाला ने बकवास की और रूपाला के पीछे खिलजी चला आया कि तू ठीक कह रहा है, और हमारी छत्राणियां आज गोता में, अहमदाबाद में मैं खुद दीप जलाकर बैठा के आया हूं, उपवास कर रही हैं। पूरे गुजरात में उपवास हो रहा है, 7 तारीख तक वो भूख हड़ताल पे हैं। हमारी छत्राणियों को पकड़ पकड़ के गाड़ी के अंदर बैठाया जा रहा है जैसे कि वो कोई देशद्रोही हो, और हम यही मंजर रहा होगा। और कौन सा मंजर है? इसीलिए आज छत्राणी जौहर के लिए तैयार है, लेकिन हमारे रहते पहले हम मरेंगे ना, फिर नंबर आएगा उनका जौहर के लिए। हम ऐसे जौहर नहीं होता है कि पहले साका होगा, अंतिम विकल्प होगा, अंतिम युद्ध होगा, तब जौहर होगा। ये देखिए क्यों इतनी आ गई। कभी मुझे याद है भारत के आजादी के इतिहास में कभी भी राजपूत जाति ने कभी भी कहीं अपना प्रतिनिधित्व नहीं मांगा राजनीति में या किसी भी तरह का। आज अचानक से ये कैसे खड़ा हो गया? अभी भी हम प्रतिनिधित्व नहीं मांग रहे थे, लेकिन हमने ये महसूस किया है प्रतिनिधित्व के अभाव में इसी तरह की सिचुएशंस आती है। गुजरात के क्षत्रिय 2014 से आज 2024 तक भी भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट किसी लोकसभा सदस्य को नहीं दिया। क्या गुजरात के इतने क्षत्रियों में, 80 लाख क्षत्रियों में, उन्हें कोई योग्य व्यक्ति नहीं नजर आया? कह दें कि योग्य व्यक्ति नजर नहीं है इसलिए नहीं दिया, और फिर योग्य नहीं है, हम क्यों बंधे रहेंगे इनके साथ? फिर भी गुजरात के क्षत्रियों ने कभी कोई विरोध नहीं किया। लेकिन माता और बहनों के ऊपर बात आएगी, जब कोई रूपाला इस तरह मुंह उठाकर कहेगा तो फिर क्या किया जाएगा? फिर तो शांत नहीं बैठा जा सकता ना। रूपाला कह रहे हैं, मैंने सुना है कि ये विरोध सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है, बाकी जगह देश में तो कहीं कोई ऐसा विरोध नहीं है। ऐसा नहीं है, हम रक्त से भी और विचार से भी, खाड़ी से लेकर पहाड़ी तक और द्वारका के उस समुद्र से लेकर कामाख्या मां के आसाम तक, सबका रक्त भी एक है, विचार भी एक है। वक्त अलग अलग जरूर हुआ है। हमारे गुजरात की बहनों को आप खींचोगे, पकड़ पकड़ के पटकोगे, आप केसरिया साफा को उतार के उछालोगे, और आप सोचते हो कि आसाम, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, कश्मीर और साउथ का क्षत्रिय बैठा देखता रहेगा? नहीं, गुजरात के क्षत्रियों से पहले परिणाम राजस्थान का क्षत्रिय देगा, और राजस्थान के क्षत्रियों से पहले परिणाम उत्तर प्रदेश का क्षत्रिय देगा, और उनसे पहले परिणाम बंगाल का क्षत्रिय देगा, और उससे पहले परिणाम आसाम का क्षत्रिय देगा। ये कह रहे थे ना कि 400 पार, अब बोलते हैं, हम इनको बताते हैं कि 400 पार नहीं, इस बार बीजेपी सरकार से बाहर, इस बार लंगड़ी सरकार। हो सकता है ये सरकार बना ले, मुझे नहीं पता, क्योंकि थोड़ा समय भी कम मिला है, और हमारा जो ये चीज है ये सब 1 अप्रैल के बाद ज्यादा जोर पकड़ा है, क्योंकि 23 मार्च को जब इन्होंने बकवास की थी रूपाला जी ने, तो हमने ये इनको समय दिया कि ये अपनी गलतियां सुधारें और भारतीय जनता पार्टी उसका टिकट कैंसिल करे। लेकिन जब इन्होंने बिल्कुल खिलजी वाली हट अपना ली कि नहीं, मैं तो चित्तौड़ चाहिए मेरे को, तो 5 गांव ये दे नहीं रहे, 1 टिकट इन्होंने काटा नहीं, तो न्याय के हिसाब से तो इन्होंने काम किया नहीं। अब हम पूरा भारत पर, अब गुजरात में नहीं आंदोलन, अब पूरे भारत में है, और इसके परिणाम 19 तारीख की जो वोटिंग हुई है उसमें भी मिले हैं, और 26 को होगी उसमें भी मिलेंगे, और लगातार 4 जून को फिर आप इसका परिणाम देखिएगा। आपका जो आगे एक ध्येय है वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करना, फिर कांग्रेस को लाना है। देखिए, ये बात आप पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने ऐसा बात पूछी, सभी लोग पूछते हैं, और हमारे भी कई बच्चे पूछते हैं कि इससे कांग्रेस सत्ता में आएगी या कोई दूसरा सत्ता में आएगा। पहले मुझे ये बताइए, आपसे पूछ रहा हूं मैं, कांग्रेस मेरी शत्रु है, भाजपा की है? ज्यादा बड़ी शत्रु किसकी है? अभी तो भाजपा की है। तो ये भाजपा सोचे कि मैं सोचूं कि उसका शत्रु सत्ता में आ जाएगा? ये मुझसे ही क्यों पूछा जाता है, हमसे ही क्यों पूछा जाता है? एक दोनों शत्रु है हमारे। एक 10 साल पहले तक शत्रु था, वो छाती पे वार कर रहा था, ये सांप पाल रखा था बगल में, यहां आस्तीन में,
इसने धीरे धीरे यहां डंक मारना शुरू कर दिया। आप मुझे बताओ पहले किसको मारूं मैं, जो दूर खड़ा है उसे, या ये जो मेरा को यहां इसी समय डस रहा है इसको? मैं खाड़ी पे खड़ा हूं, ये मेरे को धक्का मार रहा है और वो शत्रु की बात कर रहा है कि पहले आपको उसने एक लात मारी थी, तो पहले मैं इसका इलाज करूंगा फिर उसका इलाज करूंगा। और वैसे भी कांग्रेस इतनी क्षमतावान बची नहीं है कि एक धक्के से ठीक नहीं हो जाएगी, ये ज्यादा ताकतवर बन रहे हैं, तो पहले इनको सबक सिखाना। अच्छा, ये जो बात आई कि भाई देखिए, जहां आरएसएस जैसे संगठन को बनाने की बात हुई, वहां क्षत्रिय समाज का सबसे बड़ा योगदान रहा। अचानक से ये कैसे फूटा ये गुस्सा बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ? अचानक नहीं है, आप देखते रहे महापुरुषों की जातियां बदली गई इन्हीं की सह पर। कोई सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जाति बदल रहा है, कोई महाराजा नंगपाल तोमर की बदल रहा है, कोई महाराज सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार की बदल रहा है, और सरकार द्वारा बदलवाई जा रही है। सरकार आंदोलन करा रही है, सहारनपुर में यात्रा निकलवा रही थी, कौन सी गौरव यात्रा थी, क्या थी? हम अन्न नहीं खाते क्या? हम समझते नहीं है क्या कि ये कहां से और क्या हो रहा है? ये हमारे अपने वर्ग को, जो हमारे अपने साथी रहे हैं, हमारे संघर्ष के साथी रहे हैं, उनको भड़का भड़का कर हमारे खिलाफ करते हैं। और इस षड्यंत्र को अब हम जान गए, एक्चुअल में क्या है, ये कालनेमी है। जो बोलते तो राम 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 है, वास्तव में ये रावण के भक्त हैं। भोला भक्त भय में, ये भोला भक्त जो है, इनके इसमें फंस जाता है जाल में, यार राम 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 हो रहा है, जैसे हनुमान जी रुक गए थे। और इनका देह, हनुमान जी को ये रोक नहीं सकते, राम भक्तों को ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनका देह सिर्फ ये है, हनुमान यहां रुके और हनुमान जी यहां रुक जाए, इनको सुबह हो जाए। संजीवन बूटी लेने ऋषमुख पर्वत पे जा नहीं पाए, इस पे संजीवन बूटी लेने के लिए वहां जा नहीं पाए, और यदि ऋषमुख पर्वत पे तो वानर दल रहता था, संजीवन बूटी लेने नहीं जाए, लक्ष्मण जी तक आए नहीं, राम जी कल से युद्ध बंद कर देंगे। इन कालनेमियों का ये काम है। अब लेकिन हनुमान जी कालनेमी को पहचान चुके, अब इस कालनेमी का कोई बचाने वाला है नहीं। अब दुनिया को पता लग गया ये रावण के भक्त हैं, राम के नहीं। ऐसा लग रहा है कि जो आप बता रहे हैं कि अब तो, पहले कांग्रेस ये करती थी कि भारत में तमाम राजाओं ने इतना सताया, ये वो किया, बहुत सारी चीजें वो बताई जाती थी कम्युनिस्टों से लेके, अब यहां भी शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी कोई वामपंथी पार्टी नहीं है, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, इससे बड़ी कोई वामपंथी पार्टी। कैसे कह रहे हैं आप? कांग्रेस की बी टीम है भारतीय जनता पार्टी। आपने एक नाम बताता हूं मैं आपको, ये वरुण गांधी क्या है, संजय गांधी का बेटे हैं। बिल्कुल। ये किस पार्टी में? बीजेपी में। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? वो भी कांग्रेस ही थे पहले, अब बीजेपी। और नाम गिनाऊं क्या? बहुत है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही पार्टी है, ट्रांसफरेबल पोस्ट है, इधर से उधर कोई फर्क नहीं है। और वामपंथी मैंने क्यों कहा? लिव इन रिलेशन, विवाहेतर संबंधों को मान्यता, लिव इन रिलेशन से पैदा हुई नाजायज संतानों को मान्यता, समलैंगिक रिश्तों को मान्यता। ये किसकी सरकार में आए? ये भाजपा के में आए। इनसे बड़ा वामपंथी कोई हो नहीं सकता, ये किसी को नहीं मानते। ये इसीलिए रह रहकर कभी नरोत्तम मिश्रा के मुंह से निकलता है, कभी खुद प्रधानमंत्री जी के मुंह से संसद में निकलता है कि इस देश में राजाओं का कोई योगदान नहीं है। ये बात खुद प्रधानमंत्री जी ने संसद में कही है, हमारा भोला समाज उस समय समझ नहीं पाया। कभी अमित शाह जी के मुंह से निकलता है कि सवाई मान सिंह जी ने व्यवहार कर लिया था, इसलिए सवाई को हवाई बोलते हैं, मतलब अमित शाह जी का नाम अमित हा है, अमित शाह तो नहीं है क्योंकि शायद तो बोलते नहीं है। ये बचकानी और बेहूदगी की जो बातें हैं, ये जुमले करके इस समाज के खिलाफ करेंगे और हम शांति से बैठे रहेंगे? इतना कमजोर नहीं है अब ये युवा ये सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आप ये योग्यता की बात करते हैं, जनरल वीके सिंह से बड़ा कोई योग्य है इस देश में, जिसने पहले सेना में सेवाएं दी, और उस परवेज मुशर्रफ को जिसको यहां ले आए थे, उसको जनरल वीके सिंह ने सैल्यूट नहीं किया था। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे जनरल को। उस जनरल ने 10 साल में यह दिखाया भारत में कि चाहे विश्व में किसी भी कोने में समस्या रही हो भारतीयों को, वो स्वयं जाकर उनको लेके आया। क्या ये गलत है? आज उनको इसी गाजियाबाद से टिकट नहीं दिया गया, बेरोजगार कर दिया गया। क्यों? आम आदमी पार्टी में बहुत बड़े लीडर थे, वो अन्ना को जूस पिलाया था उन्होंने, याद है आपको? उन जनरल साहब ने भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवादी पार्टी समझकर ज्वाइन की
और आज वो न रो पा रहे हैं न हंस पा रहे हैं। क्या स्थिति में है? इस देश में मेडल नहीं आते थे कभी भी। बृजभूषण ने मेडल लाना सिखाया और इन्होंने बृजभूषण सिंह जी को साजिश के तहत, उन लड़कियों का कोई दोष नहीं है। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो जंतर मंतर पर धरने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूर्व बीजेपी प्रत्याशी ने वो जमीन ली थी, वो परमिशन ली थी। यानी षड्यंत्र। नुपुर शर्मा, उसने मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोला। आपकी तो पार्टी रोजाना मुसलमानों के खिलाफ बोलती है, आपने उस बच्ची को पार्टी से बाहर निकाल दिया। कहां है वो? मुझे नहीं पता उसकी जान भी सुरक्षित है क्या नहीं है। गुमनामी में जीवन जी रही है, मैं जानता हूं उनको बहुत अच्छे तरह से। आज आपने उसको बाहर निकाल दिया क्योंकि उसने मुसलमानों को कहा। आपने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, साध्वी को, कहां टिकट नहीं दिया क्योंकि उन्होंने गांधी जी के बारे में कुछ कहा। आपने कहा मैं उसको माफ नहीं करूंगा, और आप रूपाला को माफ करते हैं, जबकि रूपाला ने पूरे एक बहुत बड़े क्षत्रिय समाज के खिलाफ और एक व्यवस्था के खिलाफ और राजा और रजवाड़ों के खिलाफ, जिसमें जाट भी राजा हैं। भरतपुर के महाराज तो हैं ही ना, पटियाला के महाराज तो हैं ही ना, और जो कई समाज कहते थे कि हम भी रजवाड़े, हम भी रजवाड़े, हम भी क्षत्रिय, वो अब कहां हैं? हाँ, मेरा यही सवाल। कठिन समय में वो क्षत्रिय नहीं रहते हैं, वो केवल शांति काल में क्षत्रिय बनते हैं। ये हमें अकेला करके मारना चाहते हैं। लेकिन धन्यवाद दूंगा मैं हमारे देश की गरीब, हमारे देश के दलित वर्ग का, आदिवासी वर्ग का, आज वो खुला समर्थन दे रहे हैं। अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि क्षत्रियों की मान सम्मान पगड़ी है, मायावती जी कह रही है मान सम्मान पगड़ी है, कांग्रेस जी कह रहे हैं। ये इसलिए कह रहे हैं कि आज हमारा समाज जाग गया। नहीं, यही लोग थे जो उल्टा बोलते थे हमेशा। तो जागते रहने वाले की भैंस तो हमेशा ही पाड़ी घेरती है, वो तो फायदे में ही रहता है। सोते रहने वाले की भैंस हमेशा पाड़ा घेरती है, वो नुकसान में रहता है। तो ये समाज अब जागा है, और ये जाग कर अब सोएगा नहीं, क्योंकि हम जैसे इसको सोने नहीं देंगे। हमारा काम ही यही है, घंटी लेकर जगाने का इनका। मुझे पता है मुर्गा जगाता है और काट के खाया जाता है, हमें भी काट के खाया जाएगा। हम जगाते हैं इसलिए हमें भी किसी की प्लेट में सजेंगे हम, लेकिन हम उसके लिए तैयार। सज गया सुखदेव सिंह गोगामेडी, सज गया। कहां आज तक उसके हत्यारों को कोई सजा नहीं हुई? कितने ऐसे केस हुए हैं? हमें भी पूरा जान का खतरा, सब कुछ है। तब फिर आंदोलन होंगे, कोई मांग करेगा कि साहब नरूका साहब के लिए सिक्योरिटी नहीं दी, सब कुछ नहीं दी। आज ये आराम से सचेत तो सो रहे हैं। मेरा भाई एक चुनाव लड़ रहा, रविंद्र सिंह भाटी, देश में ये लोकप्रिय बनते थे, उसकी 5 लाख के नामांकन की भीड़ के सामने मोदी जी के 25,000 खींच तान के बड़ी मुश्किल से आए। और वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कथावाचक, लाखों की भीड़ आती है उनके सामने, 10-10, 15-15 लाख आते हैं। 5,000 बड़ी मुश्किल से, पूरा प्रशासन, सीएम साहब खुद 3 दिन पड़े रहे वहां। लेकिन वो भी हमारे भाई को आशीर्वाद देके गए हैं कि बोला 9 नंबर से ज्यादा अच्छा कोच नहीं होता। तो उनका भी मैं इस आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूं। तो मेरा कहने का मतलब है, रविंद्र को आज ये क्या कह रहे हैं कि वो आतंकवादियों से मिला हुआ है। वो श्री कृष्ण का वंशज। एक फोटो दिखा, तो वो फोटो मोदी जी का नवाज शरीफ के साथ है, ये आतंकवादी हो गए फिर मोदी जी? वो फोटो मोदी जी का पाकिस्तान के पीएम साहब रहे हैं जो क्रिकेटर थे, इमरान साहब के साथ है, तो वो फिर आतंकवादी हो गए मोदी जी? क्या बकवास है ये? बच्चा है, गया घूमने फिरने, लंदन में गया, वहां किस किस ने क्या क्या फोटो खिंचाया, उसे आतंकवादी हो गया वो? अच्छा, ये जो रविंद्र भाटी का जो मामला है, क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये भी अपनी ताकत, जिस तरह से रविंद्र भाटी को समर्थन मिल रहा है, क्या इससे भी कुछ लोगों को परेशानी हुई है, जो ये सब हुआ है कि नहीं हम दिखाएंगे आपको? देखो, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया और फिर कह रहा हूं, इनकी लड़ाई न कांग्रेस से है, न समाजवादी से है, न बीएसपी से है। इनके साथ इनके समझौते होते रहे। इनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इस देश की सभ्यता, संस्कृति, सनातन परंपरा और इस देश में उभरती हुई प्रतिभाओं से है। रविंद्र भाटी उभरती हुई प्रतिभा का प्रतीक है, आम जन का प्रतीक है। एक साधारण शिक्षक का बेटा छाती ठोककर चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचता है और अब छाती ठोककर चुनाव जीत रहा है, यह इनसे पच नहीं रहा। वहां कंगना जा रही है, वहां खली जा रहे हैं, वहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जा रहे हैं, वहां मोदी जी जा रहे हैं, वहां शाह जा रहे हैं। सब जाओ ना, क्या बिगाड़ लोगे? वो बच्चा तो जनता की, जन जन की आंखों का तारा है। वो तो लोकसभा में टेबल ठोकेगा, नहीं रुकेगा इनसे। और ये राजस्थानी के लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि वो शपथ ग्रहण राजस्थानी में करेगा, चाहे स्पीकर रोकता रहे। ये युवाओं के लिए भी गौरव की बात है कि एक इतना युवा बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, फाइनेंशियल बैकग्राउंड के,
देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र का करने जा रहा है। मैं बड़ा ताज्जुब हूं, वो उन्होंने एक टिकट मांगा था, एबीवीपी से वो रहे, क्या एक टिकट उनको देने में कोई समस्या थी? समस्या यही है कि वो छाती ठोकता है स्वाभिमानी आदमी, और स्वाभिमानी आदमी इनको पसंद नहीं है। यही समस्या, और तो बड़ी कोई समस्या नहीं है। इनकी स्वाभिमानी पसंद नहीं है इनको। इसीलिए आपने देखा होगा राजनाथ सिंह जी हर मीटिंग में जाते हैं साफा पहनते हैं, और 26 जनवरी को जाते हैं जब नहीं पहनते, क्योंकि वो साफा पहनने के बाद मोदी जी दिखाई नहीं देते कहीं। ये समस्या है, इसलिए पड़े बेचारे आराम से अपना, कोई बात नहीं कि बिना साफे के ही सही है तो सही। ये डर खाता है। दूसरा डर सता रहा है बिना दरबार वाले का, योगी जी का। वो बढ़ते जा रहे हैं और इनको लग रहा है कि ये तो पीएम बन के रहेगा, जनता बनाएगी तो बनेगा, अब इसमें किसी को कोई क्या प्रॉब्लम है। योगी जी के लिए भी ये खतरे की घंटी है। योगी जी को निपटाने के चक्कर में है। योगी जी जैसे सशक्त व्यक्ति के लिए डिप्टी सीएम बनाने की क्या जरूरत है? वो कोई भजनलाल पर्ची वाले हैं क्या? पर्ची वाले भजनलाल जी तो है नहीं कि लिए डिप्टी सीएम बना दो। वो तो स्पष्ट दोबारा जीत के आए हैं। वहां डिप्टी सीएम क्या डिप्टी पिप्टी होगी, वहां क्या जरूरत है बताओ? मैं तो कह रहा हूं वहां मिनिस्ट्री की भी जरूरत नहीं है। योगी जी तो इतने सक्षम है, खुद अकेला सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जकड़ना है, उनको बांधना है, उनको वो अपना चीफ सेक्रेटरी तक नियुक्त नहीं कर सकते। हम जानते नहीं इन बातों को, हम जानते हैं। बच्चा बच्चा देश का गरीब गुरगा, आदिवासी, दलित भाई, सामान्य वर्ग के, महिलाएं सब जान गई। ये देखो महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले गीताबा को वहां से खींच रहे हैं, हमारी महिलाओं को गुजरात में पकड़ पकड़ के उसमें डाल रहे हैं। ये महिला सशक्तिकरण वाले हैं, ये महिलाओं का आदर करने वाले हैं, और वो भी मोदी जी के खुद के राज्य में। इनके सारे जुमले फेल हैं। कोई भी अच्छा, हर बार ये बकवास करते हैं, अब की बार फलाना पार, अब की बार, उससे आधी भी सीट आई है कभी इनके? पहले इन्होंने हरियाणा में कहा था 75 पार, सीट आई 40। ये राजस्थान में कहा 150 पार, सीट आई 110-11 बड़ी मुश्किल से। ये ऐसे ही आंख मीच के फेंक देते हैं। इनका जो परसेंटेज है ना सीट का, जैसे इन्होंने 400 कहा है, उस हिसाब से इनके 224 सीट बनती है। 60% का आसपास रहता है इनका। ये इनका इतना झूठ चल, ये तो चुनाव के जब ओपन होगा तभी देखा जाएगा। अब नहीं, माहौल बनाते हैं झूठ का। अब मेरा ये है सवाल कि जिस तरह से आप तो तमाम जगह जो ये आंदोलन चल रहा है, हर जगह घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो क्या जो तमाम राजपूत संगठन हैं जो ये विरोध कर रहे हैं, क्या एक कोई पॉलिटिकली पार्टी बनाने का प्लान है या किसी को? नहीं, देखो हम लोगों ने पीढ़ियों से राज किया है, राज करने की हम में कोई भूख नहीं है। जनता इस बात को कान खोलकर सुन ले। ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं है कि हम कोई पार्टी बनाकर शासन लेना चाहें, लेकिन इतनी बात जरूर है कि न्याय, धर्म और अन्याय को कुचला जाएगा, अधर्म को धर्म बनाकर पेश किया जाएगा, अन्याय को न्याय बनाकर पेश किया जाएगा, तब हम शांत भी नहीं बैठेंगे। ये लोग किराएदार हैं, इनके तो क्या बिगड़ा? हमने तो पीढ़ी दर पीढ़ी से इस भवन को, इस राष्ट्र को, इस धरती को बनाया है। धरती की एक कण भूमि ऐसी नहीं जहां मेरे पूर्वजों का रक्त नहीं बहा होगा। हमारे लिए ये भूमि पवित्र भी है, हम इसको उजड़ने नहीं देंगे। ये तो चुपचाप 3 बीघा गलियारा किसी ने बांग्लादेश को दे दी, किसी ने अक्साई चीन दे दी, किसी ने पाकिस्तान का गलियारा दे दिया, किसी ने बंटवारा ले लिया। जब हमारे तो सीने से बंटवारा होता है, हम तो नहीं होने देंगे ये। तब मजबूरी में ये सब काम करने पड़े तो करेंगे, नहीं रुकेंगे। ऐसा पर हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम ऐसा करके कोई राजकारण या कोई राजनीति वाला काम करें। ऐसी बात होती तो हम ये नहीं कहते कि जो हमारे शत्रु को हराए उसको वोट दे दो, ये नहीं कहते, बल्कि ये कहते किसी पार्टी को वोट दे दो। हमने ऐसा कहीं नहीं कहा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि आपका कहीं भी बीजेपी या आरएसएस से कोई दुश्मनी नहीं है, आप इनकी नीतियों से दुश्मनी है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। सड़क पर गुंडे रहते हैं और हमारी बहन बेटी वहां से जाती है, वो उसे छेड़ते हैं, सामान्य बात है। और हम क्या विचार करते हैं कि हमारे भी घर में एक बच्चा ऐसा हो जो उन गुंडों को जवाब दे सके। बिल्कुल। और फिर हम अपने बच्चे को चरा पिला के खिला के तैयार करते हैं कि बेटा तेरी बहन बेटी की इज्जत पर कोई आंच उठाए तो तू उसको सबक सिखाना। और मान लीजिए वो बच्चा देखता है कि हमारी बहन बेटियों को रोड पर छेड़ते हैं गुंडे, और वो खुद भी हमारी बहन बेटी को, अपनी बहन को छेड़ने लगे, उसका आंचल फाड़ने लगे,
तो बतौर मुखिया हमें क्या करना चाहिए? आज हमारे साथ यही हुआ है। कांग्रेस, वामपंथी, अंट संट जितनी पार्टियां हैं, ये हमारी इज्जत के साथ खेलती थी। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को उस समय पैदा किया जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कोई नाम लेने वाला नहीं था, क्योंकि इस देश को सब मानते थे कांग्रेस ही देश है और देश इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इज इंडिया। हमने इसको पैदा किया, गालियां खाई लोगों की। उस समय हमारे अपने लोग जो हमारे खेतों में काम करते थे वो हमसे नाराज रहते थे जब हम इस पार्टी को लेकर चलते थे, और जब ये पार्टी बनकर पैदा हुई तो ये उस बहन के आंचल खींच रही है। तो साहब ऐसे तो नहीं देखा जाएगा, पहले इसका इलाज किया जाएगा। सड़क पे खड़े गुंडे को, उस कांग्रेस और भी उनको बाद में देखेंगे, पहले इसको नेस्तनाबूद करना हर क्षत्रिय का धर्म बन गया है। अच्छा, अब दो ही बात है, या तो आप क्षत्रिय हो सकते हो या आप बीजेपी का अंध समर्थक, दोनों तो नहीं हो सकते आप। ये है अभी। अच्छा, अगर देखिए अभी तो ये चुनाव है जी, यहाँ मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। आगे मान लो जिस तरह से माहौल चल रहा है, लोगों में एक कहीं ना कहीं एक ऐसी भावना भी आ रही है मोदी जी के प्रति कि भाई कुछ चीजों को नहीं देख रहे हैं वो। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की जो खास करके जो हिंदुत्व की बात करते हैं, उन लोगों में भी कहीं ना कहीं विरोध है। अगर मान लो योगी जी आ जाते हैं पीएम पद के लिए, फिर क्या होगा? योगी जी अपनी इन्हीं योग्यताओं के साथ आएंगे तो वही होगा जो होना चाहिए। मोदी जी जब आए थे, एक भविष्य का सपना था, एक अच्छी आशा थी, अच्छे दिन आएंगे। हालांकि वो आए नहीं अभी तक। रात जरूर अच्छी आई है गुंडों की, मवालियों की, बदमाशों की, चोरों की, उचक्कों की। तो योगी जी यदि इस उम्मीद के साथ आते हैं कि जैसे उन्होंने यूपी को ठीक किया ऐसे पूरे देश को करेंगे, तो ये समाज तो उनका स्वागत करेगा। हमने तो हर बार परिवर्तन का स्वागत किया है, हमने हर अच्छे आदमी का साथ दिया। योगी जी के तो साथ पूरा समाज खड़ा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश जी की जिस धरती पर कभी शाम ढले लोग निकल नहीं सकते थे, आज वहां गुंडे मवाली भाग जाते हैं, जेल में मर जाते हैं। अब आप देखो योगी जी और मोदी जी में फर्क भी है साहब, आप बराबर मत समझना। मोदी जी 11-12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री थे और पिछले 10 साल से देश के पीएम, और सक्षम। ऐसा कोई कमी नहीं है कि कोई कम हो, वाजपेयी जी की तरह छोटी सरकार हो, कम वोट हो। अहमदाबाद का नाम क्या है? अहमदाबाद ही है ना, कर्णावती तो नहीं है। कर्णावती तो नहीं। जिन लोगों ने हमारे कार सेवकों को ट्रेन में जलाया, उनका किसी का एनकाउंटर हुआ क्या? तब तो कुछ बाहर आ गए। दूसरी तरफ चाहे अतीक अहमद हो, चाहे कोई और अहमद हो, या कोई विकास दुबे हो, वो कहां है? भैंस आ गई तो योगी जी क्या करें आगे? अब कोई कैमरे वाले नहीं कर दिए तो योगी जी क्या करें? ये एक सोच होती है सक्षम शासक की कि मुझे न्याय की स्थापना करनी है, मुझे गुंडों में भय पैदा करना है। तो योगी जी का उनका क्या मुकाबला? आज आप जाते हो तो इलाहाबाद तो कहीं नहीं है, प्रयागराज है। योगी जी इन चीजों के साथ आते हैं तो मैं क्या, पूरा देश स्वागत करेगा उनका। लेकिन देखिए, बकवास में और सच में कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। आएंगे अच्छे दिन आएंगे, ऐसे ही 400 पार जाएंगे जैसे अच्छे दिन आए थे, फिर कह देंगे ये तो जुमला था। ये क्या है? वो बाबा जी थे हमारे रामदेव जी, वो काला धन पीला धन लाल धन करते करते वो खुद ही काले हो गए सारे सारे। अभी तक कोई काला धन यहां आके नहीं हुआ। ये जनता इन चीजों को देख रही है और जनता इसे समझेगी। योगी जी, मोदी जी हमारे लिए दोनों आदरणीय हैं, लेकिन विचार का हिसाब है। यही मोदी जी आंखों के तारे थे इसी देश के और इसी समाज के। अब ये बहन बेटियों की इज्जत तक पे भी उंगली उठा रहे हैं, तो फिर कई कहे कि आप बीजेपी को हरा नहीं पाओगे। मत हरा पाओ, उससे क्या? हमने तो बहुतों को नहीं हरा पाया, तो क्या युद्ध नहीं लड़ा? हमने युद्ध तो लड़े ना। देखो, हार जहां निश्चित होती है वहां लड़ते हैं हम। जीत में तो जीत निश्चित हो तो कायर लड़ लेते हैं, और हार जीत निश्चित नहीं होती तो वीर लड़ लेते हैं, और जहां हार निश्चित हो तब भी लड़ ले, उसे क्षत्रिय कहते हैं। अब देखिए, एक सवाल उठ रहा है, मैं एज ए मीडिया पर्सन देख रहा हूं, रविंद्र भाटी जैसे जो लोग हैं उनका एक अलग तरह का ऑरा बन गया है। आखिर वजह क्या है कि युवा वहां बढ़ चढ़ के उनके साथ खड़ा हो रहा है? देखो, युवा, बुजुर्ग, महिला, इन्होंने जो ये भ्रम फैलाया था ना कि गुंडे बदमाश ही राजनीति में रह सकते, पैसे वाला ही राजनीति में रह सकता, भ्रम डाला था ना इन्होंने। वो उम्मीद है रविंद्र कि एक साधारण व्यक्ति बिना किसी ज्यादा धन दौलत के और आडंबर के। आपने एक चीज नोट की,
रविंद्र भाटी युवा है, आक्रोश और ऊर्जा की कोई कमी नहीं है उसमें। किसी भी सिंगल एक भी नेता के खिलाफ वो कोई विवादित बात बोला हो तो आप मुझे बताइए। पत्रकार तो आपकी तरह ही खोज खोज के लपेट लपेट के खींचते हैं। अब भी कल परसों भी एक गज्जू बना के बारे में उनसे गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में पूछ रही थी, उसने कहा बड़े भाई उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं ये कह सकता हूं कि मैं क्या करूं। इस तरह की राजनीति के एक सही और राजनीति की सुचिता का नाम रविंद्र सिंह भाटी है। और रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर से जैसलमेर बालोतरा से ही नहीं लड़ रहा है, रविंद्र सिंह भाटी हर युवा के दिल में भी लड़ रहा है। हर युवा उसमें अपनी होप देख रहा है, हर माता और बहन उसके अंदर एक नई राजनीति की शुरुआत है। और इसीलिए रविंद्र भाटी आज मोदी जी से बड़ा स्टार बना। अभिमन्यु को घेरने के लिए 9 महारथी गए थे, यहां 10 महारथी पहुंच गए। गिनाऊं या पता है भाई, मोदी जी हैं, सीएम साहब हैं, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अमित शाह जी हैं, कंगना रनौत है, खली हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी द्रोणाचार्य के रूप में वहां पहुंच गए हैं, आपके राजेंद्र राठौड़ खुद पहुंच गए, आपके ये पहुंच गए योगी जी, और ये इनका नाम जो हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, 10-10 महारथी घेर रहे हैं उनको। पर वो अभिमन्यु नहीं है, गलतफहमी में वो कृष्ण है। ये इस गलतफहमी में कि गिर जाएगा, वो तो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का वंशधर है, वो भाटी है, वो गिरेगा इनसे। वो सारे चक्रव्यूहों को एक सुदर्शन से, क्या सुदर्शन है उसके पास? लाठा रहे हो, ये सुदर्शन है। मोटियार हो, डरो मत, लाठा रहो, मजबूती रखो, और लड़ाई मोटी है, लंबी चलेगी। बस इसी सुदर्शन चक्र से वो सारा सब काटा हुआ है। अगर कल को बीजेपी कहे उनको कोई अच्छा मंत्री पद दे तो वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं क्या? ये सब चीजें बहुत बाद की हैं। कल को बीजेपी कहे उनको प्रधानमंत्री बनो तो क्या बुराई है उसमें शामिल होने के लिए? रविंद्र भाटी अपने लक्ष्य को लेकर चल रहा है, उस लक्ष्य की पूर्ति यदि उनके मंत्री बनने से होगी तो करेगा, उनके विपक्ष में बैठने से होगी तो करेगा। रविंद्र भाटी खुद इतनी अच्छी सोच के व्यक्ति हैं कि अपने को कयास लगाने की जरूरत क्या है इन चीजों की। उस बच्चे पर विश्वास कीजिए, वो यूनिवर्सिटी से लेकर आज तक जो जहां जैसी जरूरत होगी वो कर लेगा, चाहे बीजेपी की जरूरत पड़े, चाहे पीएम की जरूरत पड़े, चाहे राष्ट्रपति बनने की जरूरत पड़े, वो बन जाएगा। 27 साल की उम्र नहीं हुई है अभी 26 साल की उम्र, तो अभी इतनी जल्दी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब कर लेगा। लेकिन देखिए जिस तरह से छोटी सी उम्र में उन्होंने एक अपनी जगह बनाई है लोगों के बीच में, वो ये तो है कि कहीं ना कहीं लोगों में, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनके खिलाफ अविश्वास जरूर पैदा हुआ है। ये इनके खिलाफ अविश्वास पहले से ही था, पर रविंद्र भाटी एक आध पैदा हो रहे हैं। यदि इस देश में 543 रविंद्र भाटी पैदा हो जाए तो ये कांग्रेस, बीजेपी, राम, साम, सपा, फपा सब खत्म हो जाएंगे। और ये युग आ रहा है। एक बार अन्ना ने कहा था, जब वो आंदोलन नंबर 2 में बैठे थे, तो अन्ना जी कह रहे थे कि चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए, आदमी का नाम ही होना चाहिए, यानी कोई पार्टी का सिंबल नहीं होना चाहिए, आदमी का नाम होना चाहिए। अब ये इसमें सब फेल है। कोई कह रहा है मैं मोदी जी के नाम पे जीत रहा हूं, कोई कह रहा है मैं अमित शाह के नाम पे जीत रहा हूं, कोई योगी जी के नाम पे, गधे घोड़े सब जीत जाते हैं। वो अब ऐसा हो गया रविंद्र भाटी की तरह, तो साहब काम करना पड़ेगा, जनता के बीच रहना पड़ेगा, जनता को जवाब देना पड़ेगा। और ये जो लड़ाई है ये रविंद्र भाटी की नहीं है, ये देश की मांग है, आम जन की मांग है। वोट भले ही रविंद्र को नहीं दे पा रहे हों, दूसरी क्षेत्र के हों, वो भी इस चुनाव को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। अच्छा देखिए, अब अच्छा इस चुनाव में रविंद्र भाटी के चुनाव के अलावा है क्या, मुझे तो ये बताइए, कौन सा जोश है इस चुनाव में? है कुछ? केवल एक ही चुनाव है रविंद्र भाटी। जनता इतनी परेशान हो गई है, पहली बार पिछले 15 साल में पहली बार वोटिंग 50% से नीचे हुई है। इतनी परेशान हो गई जनता इनसे। ये क्या है बोल, तुम ये गधे को लाओ घोड़े को बिठा दो, घोड़े को लाओ गधे को बिठाओ, आदमी तो एक भी नहीं है। अच्छा, वोटिंग परसेंटेज जो कम हो रहा है, इसको भी आप किस तरह से देख रहे हैं? अरुचि हो गई जनता की इनके प्रति, जनता की इनके प्रति अरुचि है। ये कोई बोले इनको क्या वोट दें, कई मेरे जैसे हैं वो सोचे होंगे कि यार इनको देना नहीं, कांग्रेस को देने से उंगली बढ़ती नहीं, ऐसा भी हो सकता है किसी का। बाकी अरुचि है। अच्छा, हमारे देश में और इस अरुचि का इनको पता है कि ये नुकसान में रह गए। क्यों? कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो तो वोट डालता ही है, चाहे कोई सा भी टाइम हो, चाहे वो अल्पसंख्यक लोग हों, चाहे हमारे
वंचित समुदाय के लोग हों, वो तो वोट डालते हैं, मजदूरी छोड़ छोड़ के जाते हैं। इनका वोट डालता नहीं है। इसलिए अभी मोदी जी हिंदू मुसलमान पे आ गए। ये 19 तारीख के चुनाव के बाद मोदी जी वापस हिंदू मुसलमान पे आ गए। अभी मुझे तो डर है कोई पुलवामा जैसा ऐसा लफड़ा ना कर दिया जाए, लेकिन अब की बार इन्होंने ऐसा किया ना तो जनता माफ नहीं करेगी। वो 400 किलो आरडीएक्स कहां से आया, आरडीएक्स आज तक पता नहीं चला उसका। और वहां जिसकी जो जिम्मेदार था इसके लिए डीवाईएसपी, उसका तो प्रमोशन भी कर रहे थे, उसको तो एडिशनल एसपी बना दिया। चलिए वो दूसरा है। अब हम थोड़ा इधर आते हैं। अच्छा, हमारे देश में जातिवाद बड़ा स्ट्रांग है, जातिवाद के नाम पे छोटी छोटी पार्टियां बन गई। दो चीजें हैं तो क्या राजेश जी इसमें, क्या यहाँ भी राजपूतों का भी कोई जातिवाद के नाम पे ये पार्टी? दो चीजें इसके अंदर। एक होता है जातीय जहर, नफरत फैलाना कि साहब उस जाति के प्रति अपने को ये करना है, उसके प्रति ये करना है। एक होता है सकारात्मक जातीय भाव कि मैंने जहां जन्म लिया है, मेरा परिवार है, उसके प्रति मेरा फर्ज है। सकारात्मक जातीय भाव इस देश में सदा से रहा है और सदा रहेगा। लेकिन जो जातीय नफरत है कि इस जाति को नहीं फायदा हो जाए, उसको नुकसान हो, वो जाति दुश्मन, ये जाति दुश्मन, ये इन राजनीतिकों ने तैयार किया है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया सामान्य वर्ग का, अगड़ा पिछड़ा में बांटा। बीजेपी ने बांट दिया हिंदू मुसलमान में और अगड़ा पिछड़ा में। मोदी जी जैसा आदमी 12 साल मुख्यमंत्री रहा और जब प्रधानमंत्री बना तो बोले मैं पिछड़ा हूं। अरे तू 12 साल तक पिछड़ा ही रहा क्या? मैं चाय बेचता था, ये क्या ड्रामाबाजी है? ये जानबूझ के इमोशनली जातिवाद को फैलाना है। देश के प्रधान राष्ट्रपति बन गए आदरणीय महामहिम रामनाथ कोविंद जी, बोले हमने देश में दलित राष्ट्रपति बना दिया। तो राष्ट्रपति दलित होता है क्या? राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है। वो तो ब्राह्मण का भी राष्ट्रपति है और वो तो हमारे मेहतर जी का भी राष्ट्रपति है, वो तो हिंदू का भी राष्ट्रपति, मुसलमान का भी राष्ट्रपति है। तो जातीय जहर इन्होंने फैलाया, उससे मुलायम जी, लालू जी, पासवान जी, चौटाला जी, ये अपना अजीत सिंह जी, इन सब ने जातीय पार्टी बनाई। ये इन नहीं बनवाई है, इससे पहले नहीं थी। ये जाति जहर इन पार्टियों ने, कांग्रेस, बीजेपी, ये सब। क्षत्रिय समाज ऐसा कभी नहीं कर सकता कि मेरे को फायदा हो जाए। लेकिन दूसरे समाज की को जब ये परेशान करते हैं, माताओं को, बहनों को, इज्जत का, अब ये कभी लिव इन लागू कर रहे हैं, कभी समलैंगिक लागू कर रहे हैं, उस समय मजबूरी में विकल्प देने के लिए क्षत्रिय समाज को आगे आ सकता है। उसके लिए मैं मनाही नहीं कर रहा और आना भी चाहिए, क्योंकि भीष्म पितामह के झंडे के नीचे अच्छे अच्छे राजा लड़ते थे। इसी तरीके से जब कोई अहीर भाई पार्टी बनाता है तो उसमें अहीर ज्यादा रहते हैं। जब कोई मुस्लिम एमआईएम बनती है तो उसमें सारे मुस्लिम रहते हैं। जब कोई अकाली दल बनता है तो उसमें सब सिख रहते हैं। जब कोई चरण सिंह जी की पार्टी आरएलडी बनती है तो जाट ज्यादा रहते हैं। लेकिन क्षत्रिय जब बनेगा तो उसमें संपूर्ण जाति उसके अंदर साथ रहेंगी। ये एक सकारात्मक भाव हो सकता है। क्षत्रिय तो एक ऐसी जाति जो खुद के लिए करती ही नहीं, खुद का नहीं, उसे दूसरों का ख्याल ज्यादा है। यदि हम लोग खुद के ही लिए करते तो फिर 562 तो रियासत हमारे ही पास थी ना, क्यों मिलते हम? हमें किसी ने, एक आधा आजकल बकवास करने लगा है कि साहब जबरदस्ती है, तो किसी के बाप में ताकत नहीं थी कि सेना हमारे पास थी, सब कुछ थी, तो हमको कोई जबरदस्ती मिला लेता। हम तो अपनी खुशी खुशी जनता के साथ के लिए मिले थे, मर्जर के लिए। हमसे उस समय इन्होंने वादा किया कि राज्यसभा हमारी होगी, फिर बाद में 3 साल में बदल गई। बहुत सारी चीजें हुई। इंदिरा ने प्रीव्यू पर समाप्त कर दिया, हमने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन भाजपा भी तो इंदिरा की और कांग्रेस की नीतियों पर चल रही है ना लगातार, कहीं अलग तो है नहीं है। जैसे दुरुपयोग वो ईडी सीबीआई का करते थे, वैसे ही अब ये कर रहे हैं। संजय सिंह नाम के एक आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनकी धर्मपत्नी के खाते में 10,000 रुपए कहां से आए, ईडी इसकी जांच कर रही है। 10,000 रुपए कहां से आए, जबकि वो 6 साल से ये राजनीतिक ऐसी चीजें हैं जिन तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है मेरा कहने का। तो सारी पार्टियां एक जैसी हैं, इनमें फर्क करके जनता को, ये सारी पार्टियां एक तरफ है और जनता एक तरफ है। हमारा जो मकसद है, खास करके जब ये इंटरव्यू करने का भी, इसकी वजह ये रही कि देखिए राजपूतों ने, मतलब इस जो समाज है, देश को हमेशा आगे रखा, नेतृत्व दिया। और मैं एक चीज और बता दूं आपको राजेश जी, अग्निवीर योजना भी ये इसीलिए लाए थे। हमारे समाज का, मार्शल कॉम्स का, क्षत्रिय समाज का ज्यादातर समाज आर्मी के अंदर नौकरी करता है। उसको कमजोर करने के लिए 4 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर दिया है। अब 4 साल बाद वो किसी दिन में नहीं रहेगा।
4 साल तक उसकी शादी भी नहीं होगी। क्यों? कि रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए ये अग्निवीर योजना भी हमारे समाज के खिलाफ ही इनकी सबसे बड़ी कुनीति थी। अभी इन्होंने कहा कि भाई सालों बाद हमें भगवान राम का जन्म स्थान मिला, राम मंदिर बना, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। वहां बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये विधि विधान से हुई नहीं हुई, इसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? देखो, मैं सनातनी परंपरा से आता हूं, क्षत्रिय हूं, छात्र धर्म का उपासक हूं, गीता का उपासक हूं। राम जन्मभूमि आजाद हुई, ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है। यहां तक कि भारत के बच्चा बच्चा के लिए खुशी की बात है। कुछ एक लोग हो सकते हैं जिन्हें खुशी की बात नहीं हो, लेकिन राम मंदिर में राम जी क्यों नहीं प्रतिष्ठित किए इन्होंने? मुझे ये बड़ा दुख है। मैं भी बड़ा खुश था 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने 52 साल की उम्र में कहीं भी राम को अकेले नहीं देखा। मेरे सपने में भी कभी राम आते हैं तो वो माता सीता के साथ, भाई लक्ष्मण के साथ। यहां तक कि हनुमान जी ने जब सीना फाड़ा था, उसके अंदर भी देखो, राम लखन सीता मन बसिया। राम, हनुमान जी के मन में भी राम लखन और सीता बसते हैं। एक छवि ये अकेले राम कहां से ले आए ये पकड़ के? और कौन इनको सलाह दे दी कि राम जी का ये चित्र रहा होगा? आप देखो, आंदोलन कब से चला है? 1989 से बड़ा आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने चलाया। उस समय जो राम जी की तस्वीर इन्होंने चलाई, हाथ में धनुष और भव्य तस्वीर थी, वो कैसे नहीं आई इसमें? ये क्या नया इन्होंने पड़ंगा लगाया है? फिर राम जी के पीछे एक पत्थर लगा दिया, उसमें 24 कहते हैं कि ये अवतार है। पहली बात तो वाल्मीकि रामायण में अवतारवाद का कोई नियम नहीं है, और अवतार है तो अपने पास रखो उन अवतारों को। राम जी के पीछे वो लगा कर, और उसमें भी महावीर स्वामी, भगवान महावीर जो हैं, उनको राम जी के सिर के ऊपर प्रतिष्ठित करना, जो पीछे चित्र लगा है, वो पत्थर जो लगा है, ये क्या साबित करता है? ऐसा तो नहीं है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक तौर पे हर समुदाय को साधने की कोशिश? अरे तो हर समुदाय को तो फिर वहां अल्लाह पल्ला भी टेक दो आप, सारा ही हो जाएगा फिर तो वो पूरा। ये क्या तरीका है? राम मंदिर है ना, तो वहां हर समुदाय चलेगा क्या? भगवान महावीर राम के ही कुल में पैदा हुए, सूर्यवंश में ही, पर है तो बेटे पोते। सीने छाती पे क्यों ज्यादा रहे, ऊपर माथे पे क्यों रख दिया उनको? चरणों में रखो ना, राम से बड़े तो नहीं है ना। मेरे को मेरे दादाजी के सिर पे रखोगे, क्या मतलब निकला इस बात का? जानबूझ के जैन समाज से क्षत्रियों का उलझेड़ा कराने के काम है। राम जी के चित्र होना चाहिए था, यदि बाल रूप भी रखना है तो 4 भाई, माता कौशल्या, दशरथ, ये तो होने ही चाहिए थे कम से कम। वैसे तो राम दरबार ही राम जी का रूप है, इससे नीचे राम जी का कुछ नहीं है। आपने भी देखा हो, हमने भी देखा हो, सब जगह राम जी का दरबार। नहीं, हमारे घर तो तस्वीरें भी और जहां भी लगी हुई है। अब कहेंगे कि कृष्ण भगवान अकेले, हाँ, कृष्ण भगवान अकेले इसलिए दिखाए जाते हैं क्योंकि वसुदेव जी ने उसकी कंस की कैद से लेके उनको गोकुल में पहुंचाया था अकेले को, इसलिए वो लड्डू गोपाल जी के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसा राम जी को तो कुछ नहीं किया गया था। तो राम जी का ये क्या किया है इन्होंने, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। जो ओरछा में राम मंदिर की मूर्तियां हैं, उन्हें पुनः प्रतिष्ठित किया जाए। समाज में हमारे धर्म की जानकारी रखने वाले शंकराचार्य हैं, और भी बहुत से महान संत हैं, उनको बुलाकर लिया जाए। इसमें क्या बीएचपी पीएचपी के चंदा चपाटियों का जुगाड़ बनू के ये काम कर रहे हैं? इसमें राम के वंशजों को क्यों नहीं रखा? मुझे आज तक समझ नहीं बैठी बात। मैं नहीं कह रहा कि भाई ठीक है, मैं हूं राम का वंशज, मुझे मत रखो। अब महाराणा को रख लेते, अब तो उनका बेटे और बहू दोनों तुम्हारी पार्टी में है। आप जोधपुर महाराज को रख लेते, अलवर महाराज को रख लेते, किसी को तो रखते, कश्मीर वाले को रख लेते, अमेठी वाले को रख लेते। आपने उनको रख लिया जो नवाब के यहाँ वो करते थे, उस मिश्रा जी को आपने उसमें रख दिया, और दूसरी तरफ हम कह रहे हो कि हमने अंग्रेजों की, मुसलमानों की वो कर ली। एक सदस्य नहीं है पूरे ट्रस्ट में क्षत्रिय। क्यों? तो हम तो इसे देखो, राम जन्मभूमि तो आजाद हुई, लेकिन राम जी की जो प्रतिमा का जिस तरह प्राण प्रतिष्ठा की गई, उससे अब सहमत नहीं है। पहले तो हमें भी ज्यादा जानकारी नहीं थी, और शायद ये बीजेपी का जो ये संकट आया है ना अभी, ये राम जी का ही कोई इशारा है कि राम जी के साथ इन्होंने जो छेड़छाड़ की है। आप जिस चित्र को लेकर पूरा आंदोलन चलाया राम जी का, उस चित्र की प्रतिमा ही नहीं बन पाई इनसे। एक चित्र था ना हमारे, जब हम 89 से लेकर घर घर दीप से दीप जलाओ, ये करो, वो प्रतिमा क्यों नहीं स्थापित की इन्होंने? ये तो गलत है ना। तो ये चीज है, इसलिए राम मंदिर का कोई श्रेय इनको मिलने वाला नहीं। इस तरह से
हो सकता है ये उनकी जो उनकी सोच है पॉलिटिकली। हाँ देखिए, राम मंदिर आस्था का विषय, इसमें पॉलिटिकल सोच कहां से घुसेड़ दी इन्होंने? पॉलिटिकली सोच जरूरी थोड़ी है कि कोई बीजेपी को वोट देगा कोई राम मंदिर में दर्शन करेगा। राम तो राम है, और वो इस देश के क्या सारे संसार भर का व्यक्ति के राम आधार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब यही एक और चर्चा चल रही है नरूका साहब जी, कि अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आती है तो फिर क्या होगा? देखो ये विषय, ये सारी चीजें राजनीतिक लोगों को, राजनीतिक गणितवाणों को सोचने के थे। हम तो ये जानते हैं हमारी माता और बहनों का अपमान किया और भाई मुंह तोड़ हमने जवाब दे दिया। सफल हो जाएंगे बहुत धन्यवाद है, नहीं होंगे फिर कड़ा मुकाबला करेंगे, झुकेंगे तो नहीं। बिल्कुल, हम तो ये जानते हैं कौन सरकार बनाएगा, क्या बनाएगा, कैसे बनेगी, वो जाने। नरूका साहब, आपने हमें समय दिया और सारे विषयों पर बड़े बिंदास तरीके से बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आभार। जय हिंद।